हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़े हुए एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है पुष्पभूति वंश या इसको कहिए वर्धन वंश। इनके बारे में जानते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। गुप्त वंश के पतन के बाद, यानी गुप्त साम्राज्य का जो पतन होता है उसके बाद जिन नए राजवंश का उद्भव हुआ, यानी जिन नए राजवंश का उदय होता है, उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्पभूति, परवर्ती गुप्त और गौर प्रमुख वंश है। यानी गुप्त वंश के पतन के बाद जहां पर गुप्त साम्राज्य था वहां पर विभिन्न छोटे छोटे वंश का उदय होता है, जिसका नाम ये था। इन राजवंशों में पुष्पभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। ये जो छोटे छोटे राजवंश का उदय होता है गुप्त साम्राज्य के क्षेत्रों पर, तो इसमें जो पुष्पभूति वंश जो था ये सबसे विशाल साम्राज्य का निर्माण करता है। पुष्पभूति वंश के संस्थापक था पुष्पभूति वंश के संस्थापक जो था वो पुष्पभूति ही था। और इनकी राजधानी थानेश्वर, जो हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान में थानेश्वर स्थान थी, वहां थी। तो हरियाणा का जो क्षेत्र है यही पुष्पभूति वंश का क्षेत्र था। प्रभाकर वर्धन इस वंश के स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसे सम्मानजनक उपाधियां धारण की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखेंगे। एग्जाम में आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, अब पूछे भी गए हैं। प्रभाकर वर्धन जो था इस वंश का सबसे स्वतंत्रता का जन्मदाता था। इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था, इस वंश को स्वतंत्र किया। और प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधियां धारण की थी। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि किस वंश के शासक ने परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसे सामान्य जो पद था उनकी उपाधियां धारण की। तो पुष्पभूति वंश। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती ने 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी थी यशोमती, जिसका नाम था, वो क्या करती है, वो 2 पुत्र को जन्म देती, जिसमें से एक का नाम राजवर्धन था और दूसरे का नाम हर्षवर्धन, और एक लड़की को जन्म देती जिसका नाम है राजश्री। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। और राजश्री जो थी उनका शादी कर दिया जाता है कन्नौज में जो मौखरी राजा थे, मौखरी वंश शासन करते थे और उनके राजा थे ग्रहवर्मा, उसके साथ कर दिया जाता है राजश्री की शादी। मालवा के शासक देवगुप्त ने, मालवा के जो शासक थे देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। और वो क्या करता है, तो मालवा के शासक और मौखरी राजा जो थे ग्रहवर्मा, उनके बीच जो था तनाव था क्षेत्र को लेकर के। तो उसमें क्या करता है कि मालवा के जो शासक थे देवगुप्त, उसने ग्रहवर्मा की हत्या कर देती है और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाता है। और उसकी जो पत्नी थी ग्रहवर्मा की, राजश्री, उनको जेल में बंद कर देता है। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। राजवर्धन जो राजश्री के बड़े भाई थे, उसने क्या करता है कि देवगुप्त को मार डालता है, क्योंकि उसकी बहनोई की हत्या कर दिया जाता है। परंतु देवगुप्त के मित्र जो था गौड़ नरेश शशांक ने, लेकिन देवगुप्त का जो दोस्त होता है, जो गोंड वंश के शासक थे शशांक जिसका नाम था, उसने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर देता है। वो क्या करता है कि अपने मित्र का बदला लेने के लिए जो शशांक था वो राजवर्धन की हत्या कर देता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। शशांक जो थे वो शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म को मानने वाले थे वो, और इसने बोधि वृक्ष बोध गया को कटवा दिया था। यानी भगवान शिव की पूजा आराधना करते थे, उसमें विश्वास रखते थे और बौद्ध धर्म से इनको बहुत ही कष्ट था। इसलिए उसने क्या किया, बोधि वृक्ष जो था, तो इसलिए कहा जाता है वर्तमान में जो बोध गया में बोधि वृक्ष है वो कौन सी पीढ़ी की है, तो तीसरी चौथी पीढ़ी की है, कटवा दिया। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। राजवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है 606 ईस्वी में, तो 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन तो था उनका छोटा भाई, वो थानेश्वर की गद्दी पर बैठता राजा के रूप में। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता, हर्ष को ही शिलादित्य कहा जाता, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की, यानी हर्ष ने ही परम भट्टारक की उपाधि धारण की। और हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। और हर्ष ने क्या किया, शशांक की हत्या, शशांक ने क्या किया था, राजवर्धन की हत्या कर देता है, यानी हर्षवर्धन के जो बड़े भाई है उनकी। और उसका बदला लेने के लिए शशांक क्या करता है, तो शशांक को हराता है और कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। यानी कन्नौज पहले शशांक के नियंत्रण में था तथा उसे अपनी राजधानी बना लेता है। कन्नौज को क्या करता है, अपना राजधानी बना लेता है हर्षवर्धन, यानी हर्ष। आगे बढ़ते हैं। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच
नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय होती। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हर्ष और पुलकिशन द्वितीय के बीच जो युद्ध होता है किस नदी के तट पर होता है, तो नर्मदा नदी के तट पर। और हर्ष का युद्ध किनके साथ होता है, पुलकिशन द्वितीय के बीच। और इसमें हारता कौन है, तो हर्ष हार जाता है, पुलकिशन द्वितीय जो था वो जीत जाता है। ये चालुक्य वंश के शासक थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इंपॉर्टेंट है कि चीन के जो यात्री ह्वेनसांग है वो बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त करने के लिए और शिक्षा अध्ययन करने के लिए भारत आता है, और हर्षवर्धन उस समय शासन कर रहा था, उसी के शासनकाल में आता। प्रश्न पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आया था, तो हर्षवर्धन। ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक मुनि कहा जाता है। ह्वेनसांग को कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। वह जो है हर्षवर्धन वो चीन के रहने वाले थे, और वो आता है नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए और बौद्ध ग्रंथ का संग्रह करने के लिए। बौद्ध धर्म से उसको बहुत ज्यादा लगाव था। तो उस समय जब आता है तो कन्नौज का शासक हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन उनका सम्मान भी करता है। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे। हर्षवर्धन जो था 641 ईस्वी में अपने दूत को चीन भेजते हैं, तथा 643 ईस्वी में और 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आया, और 2 चीन के दूत भी उनके दरबार में आता है। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। बुद्ध के जो अवशेष थे, दंत अवशेष, वो बलपूर्वक मतलब लड़ाई के माध्यम से प्राप्त किया, दबाव डाल करके प्राप्त किया था। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अन्य उपासक थे। यानी हर्ष के जो पूर्वज थे वो भगवान शिव की उपासना करते थे, सूर्य की उपासना करते थे। आगे देखते हैं, प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुलदेवता शिव का परम भक्त था। शुरू में हर्ष भी भगवान शिव को ही अपना परम देवता मानते थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म को महायान शाखा का आश्रय प्रदान किया। लेकिन चीनी यात्री जब ह्वेनसांग भारत आता है, अब भारत आकर के वो कन्नौज जाता है, हर्षवर्धन से मिलता है, तो हर्षवर्धन को वो क्या करता है कि बौद्ध धर्म में दीक्षा दे देता है, और उनकी बातों को हर्ष स्वीकार कर लेता है, हर्षवर्धन की बातों को, और वो जो शैव धर्म को मानते थे उनको त्याग करके वो बौद्ध धर्म को वो ग्रहण कर लेता है। और वो जो बौद्ध धर्म ग्रहण था तो महायान शाखा, क्योंकि बौद्ध धर्म 2 भागों में बट चुका था, हीनयान और महायान, तो महायान शाखा को वो ग्रहण करता है और पूर्णतः बौद्ध बन जाता है। कौन, तो हर्षवर्धन। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि जब हर्षवर्धन भारत आया तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था वहां बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा की पढ़ाई होती थी, तो महायान शाखा की। वही कह रहा है महायान शिक्षा का प्रधान केंद्र था। आगे बढ़ते हैं। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था। जब हर्ष शासन कर रहा था तो प्रयाग जो इलाहाबाद है, यहाँ पर प्रति 5वें वर्ष, ध्यान रखेंगे प्रति 5वें वर्ष, ये क्वेश्चन पूछा गया है कितने वर्ष पर आयोजित किए जाते थे, तो प्रत्येक 5 वर्ष पर समारोह आयोजित किया जाता था, और जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। और इस समारोह को क्या कहा जाता था, तो महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग स्वयं 6ठे समारोह में सम्मिलित हुए थे। तो इस जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से 2-3 प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखेंगे। तो 6ठे समारोह में सम्मिलित हुए थे। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। बाणभट्ट जो था हर्ष के दरबार के कवि थे। उसने हर्षचरित एवं कदामरी की रचना की। हर्षचरित और कदामरी नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना बाणभट्ट के द्वारा की जाती है। बाणभट्ट के जो गुरु थे वो भरचू थे, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की। हर्ष भी स्वयं एक लेखक थे, अच्छे शासक थे, बुद्धिजीवी थे। तो उसने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक की रचना करता है। कहा जाता है कि धाबक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए थे। कहा जाता है धाबक नामक कवि था और हर्ष से पुरस्कार लेता है और उसके नाम से ये तीनों नाटक लिखते हैं, यानी हर्ष नहीं लिखता है। पता नहीं क्या सच्चाई है। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो अंतिम हिंदू शासक था वो था हर्षवर्धन, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक ही था। वो कट्टर हिंदू नहीं था, दूसरे धर्म को भी वो सम्मान करते थे, सम्मान देते थे, और लेकिन पूरे देश का शासक तो सच में नहीं था। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे, और हर्ष के अधीन जो शासक शासन करते थे छोटे छोटे क्षेत्रों पर वो महाराज कहलाते थे या महासामंत कहिए, ये कहलाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। हर्ष की जो मंत्री परिषद होती थी
उसके मंत्री को सचिव कहते हैं, या सचिव को अमात्य भी उस समय कहा जाता था। तो अमात्य ज़्यादा विशेषकर याद रखेंगे, जो वर्तमान में भी हमारे प्रधानमंत्री हैं भारत के, तो उनके भी सचिव होते हैं। तो उस समय जो राजा के सचिव होते थे उनको अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। हर्ष का जो प्रशासन की सुविधा के लिए, अच्छे प्रशासन देने के लिए साम्राज्यों को छोटे छोटे प्रांतों में बांट दिया था। अब प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति को शासक राजस्थानीय, उपरीक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। अब प्रत्येक जो प्रांत होते थे उसके जो शासक होते थे वो राजस्थानी कहलाते थे, उपरी कहलाते थे अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। आगे बढ़ते हैं। भुक्ति का जो विभाजन था वो जिलों में हुआ था। भुक्ति जो था, भुक्ति का विभाजन यानी भुक्ति प्रांत को कहा जाता था और उसको जिला में बांट दिया था, यानी प्रांतों से छोटा होता था। और जिले की संज्ञा थी विषय, और जिला को विषय कहा जाता था। मुगल क्या बोलते हैं, मौर्य काल में भी आप देखेंगे जिला को विषय कहा गया, और उसके मुखिया को विषयपति यानी एज ए कलेक्टर, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक होते थे। आधुनिक तहसील, जैसे तहसील कहते हैं आज, तो उसको पाठक कहा जाता था। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्राम छप पटलिक कहा जाता था। ग्राम शासन के जो मुखिया होते थे ग्राम छपटलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। पुलिस कर्मियां जो होती थी उसको चाट या भाट कहा जाता था। दंड पासिक तथा दंडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। दंड पासिक जो पद था या दंडिक, ये पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। जैसे मान के चलिए अभी पुलिस विभाग के अधिकारी सर्वोच्च अधिकारी होता है एसपी, आईजी, डीआईजी, तो उस समय जो था एसपी और एसपी से नीचे डीएसपी होते, तो उसी प्रकार के ये दंड पासिक और दंडिक हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं। अश्व सेना के अधिकारियों को वृद्धेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। घोड़ा सेना की जो प्रमुख अधिकारी होते थे उसको वृद्धेश्वर कहा जाता था। पैदल सेना के जो अधिकारी होते थे, मुख्य अधिकारी, उसको या तो बलाधिकृत कहा जाता था या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र यानी जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्षचरित जो ग्रंथ है उसमें कहा सिंचाई के जो रूप में प्रयोग किया जाता था, तो तुला यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसे जल पंप भी कहा जाता है, यानी पानी निकालने की एक यंत्र। हर्ष के समय में मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। हर्ष के समय में जब हर्ष कन्नौज का शासक था, कन्नौज राजधानी हुआ करता था, तो उस समय मथुरा जो था, जो यूपी में है, भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थली एक तरह से मानिए, जन्मस्थली नहीं, उसका बचपन बीता था यहाँ पर, तो सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है, और हर्षचरित में जो प्रांत के जो शासक होते थे उनको लोकपाल कहा जाता था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।